नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात चिराग की सियासत की करते हैं। चिराग की सियासत को लेकर बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता का कल कमेंट था कि चिराग ने जो कहा है ना कि हम बिहार लौटना चाहते हैं, उसका यह बयान आत्मघाती साबित होगा। संतोष जी, चिराग को कौन स्वीकार करने के लिए बैठा हुआ है? क्या जदयू उसको स्वीकार करेगी? क्या मेरी भाजपा उसको स्वीकार करेगी क्या बिहार आने के लिए? कोई स्वीकार नहीं करेगा। और इसका ये बयान आत्मघाती बयान है। और अब समझ जाइए कि उसकी राजनीति के अवसान का दौर शुरू हो चुका है। वो बिहार की राजनीति को समझा नहीं है। बिहार की राजनीति के उस मर्म को महसूस नहीं किया है जो रामविलास पासवान सरीखे नेता ने बिहार की राजनीति में कदम रखते ही उस मर्म को महसूस कर लिया था कि हमारी लिमिटेशन क्या है। रामविलास पासवान जन नेता थे, जन आंदोलन से बढ़कर वहां पहुंचे, तो वो अपनी बातों को समझते थे कि हम इस प्रदेश की राजधानी में, इस देश की राजधानी में मेरा क्या स्पेस है। न चिराग किसी आंदोलन के सहारे आगे बढ़ा है, न राजनीतिक अनुभव उस तरीके से उसने लिया है। वो एक ऐसे दौर में राजनीति में कदम रखा है जो दौर इस तरीके की राजनीति करने वाले के लिए स्वर्णिम काल है। भावनाओं पर सियासत, उसका उसको लाभ मिला है। और वो भी इसलिए कि वो हनुमान बनकर दिखाने की कोशिश की। संतोष जी, 2020 में भी आप लिख लीजिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इतना दिमाग नहीं था कि बीजेपी उम्मीदवार खड़ा करते। आप ये बात मानकर चलिए कि चिराग के पीछे बीजेपी नहीं है। हाँ, पब्लिक परसेप्शन भले ये जरूर है कि हम लोग चिराग के साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी एक दूसरे बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि संतोष जी, मोदी जब आए थे तो आपको जानकारी तो है कि मोदी ने क्या कहा था, सामने कौन बैठे हुए थे और उनको देखकर उन्होंने क्या कहा। हम कहा, मुझे जानकारी है कि सामने राजेंद्र सिंह बैठे हुए थे और राजेंद्र सिंह की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि हमें भी हिमाचल भेज दिया गया था, पहाड़ पर संघ के द्वारा भेज दिया गया हमको पहाड़ पर कि जाके वहाँ पहाड़ी के लोगों के बीच कामकाज कीजिए। अगर हम उस समय बगावत कर दिए रहते तो न हम गुजरात के मुख्यमंत्री बनते, न आज प्रधानमंत्री होते। और वो तमाम लोग उस बैठक में मौजूद थे जो बीजेपी से बगावत करके चिराग पासवान की टिकट से चुनाव लड़े थे। और उन तमाम लोगों को कहा कि शंकर सिंह बघेला हो, चाहे कल्याण सिंह हो, एक से एक बड़े नेता बीजेपी का पार्टी और संगठन से अपने आप को अलग किया, वो कहीं के नहीं रहे। इसलिए ये पार्टी आपकी मातृभूमि है। इस पार्टी के तमाम अनुषांगिक संगठन के साथ जहां कहीं भी जो भी आपको दायित्व दी जाती है, उस दायित्व के निर्वहन करने की बात सोचिए, नहीं तो कहीं के नहीं रहिएगा। अब संतोष जी, आप बताइए, ये जानकारी आपको है, हमको एकदम है, तो फिर हम लोग चिराग के पीछे कैसे हो सकते हैं? लेकिन पब्लिक परसेप्शन तो यही है और हम लोग इसी परसेप्शन पर खबर भी करते हैं। तो देख लीजिए, पर्दे के अंदर की बात और आपके परसेप्शन की बात में कितना बड़ा फर्क है। उस फर्क को मैं महसूस कर रहा हूं। तो सवाल क्या है? बीजेपी के अंदर जो चल रहा है चिराग को लेकर, संकट वही है। अब बीजेपी बिहार में कोई दूसरा नीतीश कुमार पैदा नहीं होने देना चाहता है। भाई, बीजेपी की पैदाइश है नीतीश कुमार, नहीं तो नीतीश कुमार खत्म हो जाते। 95 में बाहर निकले, अगर बीजेपी का साथ नहीं मिलता, ये अलग बात है कि बाद में बीजेपी को ही उन्होंने निगल गया, लेकिन शुरुआती दिनों में अगर बीजेपी साथ नहीं आती तो जैसे 95 की विधानसभा में वास आउट हो गया,
एक दो चुनाव और बीजेपी हारने का रिस्क ले लेती ना तो नीतीश साफ हो जाते, वो याद नहीं तो वापस फिर लालू के साथ चले जाते। ये गलती बीजेपी महसूस करती है। इसलिए अब चिराग दूसरा कोई नीतीश पैदा लो, इसके लिए कदापि चिराग को बीजेपी स्वीकार करने को तैयार नहीं है और ना ही इस मुद्दे पर कोई बातचीत करने को तैयार है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अरुण भारती का जो लगातार बयान आ रहा है, चिराग का बयान आ रहा है कि भाई कुछ न कुछ है, चिराग समान सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो हम झुकेंगे नहीं, ये सब बात क्या है? तो बात यही है कि बीजेपी ने तो इनको नकार ही दिया है, 10 से 15 सीट मैक्सिमम। तो चले गए थे जदयू के पास, उसमें भी जदयू के जो सांपनाथ हैं, नागनाथ, वो तो भाई पॉलिटिकल आदमी ही नहीं है, चले गए उनके पास, समझ ही गए होंगे कि इनके पास चले गए। दमार बाबू पहुंच गए वहाँ, कहे कि सर सीट शेयरिंग पर बात कुछ क्यों नहीं कर लेते हैं, कुछ क्लियर हो जाएगा तो सर बेहतर रहेगा। अब बताइए, दमार बाबू जिनके यहाँ गए तो फुफकार मारने में तो ऐसे ही है कि तुम यहाँ आ कैसे गए, तुम आ कैसे गए हमसे ये बात करने की? तुम बात करोगे बीजेपी से नहीं जी, कि जदयू से बात करोगे? हमारे साथ तुम्हारा गठबंधन है कि तुम्हारा गठबंधन बीजेपी के साथ है? अब चाय भी तुमको नहीं पिलाएंगे, जाओ यहां से। अब समझ लीजिए, तो दामाद बाबू को इस तरीके से अपमानित होना पड़ा कि दामाद बाबू पुछड़ी लेके भागे, और उसके बाद से बयान का बौछार होना शुरू हो गया कि अब तो इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, हाँ सम्मानजनक सीट मिला तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो चिराग का जो सियासत है ना, और जिस तरफ चिराग आगे बढ़ रहे हैं, ये तय मानिए कि बीजेपी अब इनको फिनिश करने का मन बना लिया है, फिनिश करने का मन बना लिया है। इनकी एक भी मर्जी नहीं चलेगी। और जदयू की तरफ से नीतीश कुमार भी जी मानसिक तौर पर अपने आप को पूरी दृढ़ता के साथ फैसला ले चुके हैं कि मेरा गठबंधन बीजेपी से है, और 110-15 का जो मेरा फिगर है हम उनमें से जीतन राम मांझी को देंगे। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की भी बात होगी तो हम कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी खेमे कहेंगे, उनको बीजेपी उनको सीट देगी। मतलब साफ है कि बाकी 110 सीट पर 110 पर लड़ गए ये, तो बाकी जो सीटें आप देख रहे हैं लगभग 32-33 सीट, उसमें 15 से 20 सीट से ज़्यादा इनको मिलने वाला नहीं है। अब तय चिराग को करना है कि 2020 की तरह बागी होते हैं या फिर जो मिल रहा है वो लेकर चुनाव लड़ जाते हैं। क्योंकि एक बात तो साफ है कि इस बार उनको बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कह कर गए हैं और तमाम उन्हीं लोगों की तरफ इशारा करते हुए, इशारा क्या, एक व्यक्ति का तो नाम भी उन्होंने ले लिया जिसकी चर्चा हमने की, और ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने संकेत भी दे दिया कि पार्टी से बाहर कोई वजूद नहीं है। और उसी बातचीत के दौरान जो जिस पर यह खबर आधारित है, चलते चलते हम एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि सुशील मोदी जब राज्यसभा के सदस्य बने तो उसी में से एक प्रत्याशी जो बीजेपी के विधायक रह चुकी थी, ठीक है, वो सीट चला गया जदयू का, तो वो लड़ गई लोजपा से। वो जब गुलदस्ता लेकर पहुंची तो उनका गुलदस्ता लेने से सुशील मोदी इनकार कर दी, और इतना फटकार लगाए उनको, भागो भागिए भागिए भागिए, आप पार्टी के गठबंधन को हराने वाले में आप पहुंच कैसे गई हमको आशीर्वाद गुलदस्ता लेके, समझ गए? तो एक ये भी सत्य है, लेकिन ये सत्य, ये जो सत्य है ना, उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता को लगा ये सत्य नहीं, ये साजिश है, और उसी साजिश के नजरिए से जनता आज भी बीजेपी को देख रही है कि चिराग पासवान के पीछे बीजेपी तो नहीं खड़ी है। लेकिन इस पूरे संवाद के दौरान आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी
कि चिराग जिस महत्वाकांक्षा के सहारे राजनीति कर रहे हैं उसमें न कहीं बीजेपी है न कहीं प्रशांत किशोर है तो सिर्फ वही मिश्रा, जो मिश्रा इसको लखनऊ का वो मिश्रा जो है दुनिया दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार ये तय मानिए चिराग का वो इलाज होगा ना बिहार में जिसकी कल्पना रामविलास पासवान भी नहीं किए होंगे कि नीतीश महादलित की सियासत को इस कदर उभार देगा कि उसकी पूरी सियासत दलित की राजनीति ही खत्म होगी।